नमस्कार। इन दिनों असम में एक यूनिवर्सिटी की खूब चर्चा है और इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूएसटीएम यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय। हालांकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये असम में नहीं है, ये यूनिवर्सिटी मेघालय में है, गुवाहाटी और मेघालय के बॉर्डर पर है। और इस यूनिवर्सिटी की इन दिनों असम में खूब चर्चा है। इस यूनिवर्सिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और एक कंट्रोवर्सी के केंद्र में यूएसटीएम है। दरअसल इसका कारण ये है कि हाल ही में असम के गुवाहाटी में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके बाद पूरा गुवाहाटी शहर ठप पड़ गया था। गुवाहाटी में जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, वाटर लॉजिंग जैसी समस्याएं गुवाहाटी वासियों को झेलनी पड़ी थी। और इसी सब के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस यूनिवर्सिटी को लेकर एक बयान दिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि असम के गुवाहाटी में जो वाटर लॉजिंग की समस्या है, जो बाढ़ की समस्या है, जो बारिश का पानी शहर में भर रहा है, उसके लिए जिम्मेदार है यूएसटीएम यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके लिए जिम्मेवार है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो मानते हैं कि यूएसटीएम के जो मालिक हैं, जो फाउंडर हैं, जिनका नाम है महबूबुल हक, वो एक तरह से फ्लड जिहाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से असम के गुवाहाटी में जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। आपको हम बता दें कि यूएसटीएम जो है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि गुवाहाटी और मेघालय के बॉर्डर पर स्थित है। जब आप गुवाहाटी से शिलोंग की तरफ जाएंगे तो एक जगह आता है जिसका नाम है 9th माइल। 9th माइल में एक पहाड़ के टीले पर ये विशाल यूनिवर्सिटी मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, लश ग्रीन कैंपस है और एक तरह से बहुत बड़ा साम्राज्य है यूएसटीएम का। अब इसी यूएसटीएम को लेकर मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि दरअसल यूएसटीएम जो है वो अपने यहाँ पहाड़ों की लगातार कटाई कर रहा है। पहाड़ों को काट काट के नए नए बिल्डिंग्स बना रहा है, नए नए ब्लॉक्स बना रहा है, जिसकी वजह से जब बारिश होता है तो बारिश का पानी उन पहाड़ों से फ्लो होकर गुवाहाटी शहर में प्रवेश करता है और गुवाहाटी में जल भराव जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। और मुख्यमंत्री शर्मा ने यूएसटीएम पर सिर्फ पहाड़ों की कटाई का आरोप नहीं लगाया। मुख्यमंत्री शर्मा ने ये भी आरोप लगाया कि जो यूएसटीएम है वो एक प्रकार से खास मजहबी संस्कृति को फैलाने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जब आप यूएसटीएम जाएंगे, वहाँ के जो मेन गेट है उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े मीनार बने हुए हैं जो किसी मक्का या मदीना जैसा लगता है। और मुख्यमंत्री शर्मा ने इस दौरान आरोप लगाया कि यूएसटीएम के जो मालिक हैं महबूबुल हक, जो कि इस्लाम धर्म से आते हैं, वो एक खास तरह का विचारधारा को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं शिक्षा की आड़ में। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, उद्देश्य ये है कि जो यूएसटीएम है, मैं खुद यूएसटीएम से जुड़ा रह चुका हूँ। मैंने 3 वर्ष रिस्ट से पढ़ाई की है, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। जो यूएसटीएम और रिस्ट है वो दोनों एक ही कैंपस में है और इन दोनों के ही मालिक महबूबुल हक साहब हैं। यहाँ रिस्ट का फुल फॉर्म है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, और यूएसटीएम जो है इसी रिस्ट कॉलेज के बगल में है। और ये दोनों यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक ही कैंपस में मौजूद है और इसके मालिक हैं महबूबुल हक। तो मुझे लगा कि मैं इस विषय पे बोल सकता हूँ और एक इनसाइडर व्यू आप सबको बता सकता हूँ कि आखिर यूएसटीएम और रिस्ट में किस प्रकार की मान्यताएं फॉलो होती है, वहाँ किस प्रकार की विचारधारा हावी है, और मुख्यमंत्री शर्मा ने जो आरोप लगाया है उन आरोपों में क्या दम है। तो पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यूएसटीएम हो या फिर रिस्ट हो, ये वाकई में एक लश ग्रीन कैंपस है, काफ़ी विशाल कैंपस है। पहाड़ के ऊपर पर्यावरण के बीच ये कैंपस मौजूद है और यहाँ का मैनेजमेंट और वहाँ जो पढ़ाई होती है उसकी गुणवत्ता पर, उसकी क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं है। काफ़ी अच्छी पढ़ाई वहाँ पर होती है, वहाँ की मैनेजमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है। और उस यूनिवर्सिटी में या फिर उस रिस्ट कॉलेज में अगर आप जाओगे, अगर आप दाखिला करवाओगे, तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप पर धर्म के आधार पर या जात के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। और वहाँ के जो छात्र भी हैं वो मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के फाउंडर मुसलमान हैं तो स्टूडेंट भी वहाँ मेजॉरिटी में मुसलमान हैं। वहाँ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हिंदू हैं और कुछ स्टूडेंट वहाँ क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं। और नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों से जो छात्र हैं वो इस कॉलेज में आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यूनिवर्सिटी वाकई में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और महबूबुल हक साहब की बात करें तो उन्होंने अपनी जो यात्रा शुरू की थी वो एक लैपटॉप से शुरू की थी और एक लैपटॉप से अपनी यात्रा को शुरुआत करके आज इतना बड़ा एजुकेशनल हब उन्होंने मेघालय में बनाया है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ़ है। और इसके लिए हर कोई व्यक्ति महबूबुल हक साहब को, यूएसटीएम को फुल मार्क्स दे सकता है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर मेरी भी डिसएग्रीमेंट है, मेरी भी असहमतियाँ हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जहाँ प्यार होता है वहाँ इकरार भी होता है और हर चीज़ का 2 पहलू होता है। तो पहला पहलू तो ये है कि यूएसटीएम बहुत बड़ा साम्राज्य है, वो अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करती है। पूर्वोत्तर के कई सारे राज्यों से जो छात्र हैं वो इस यूनिवर्सिटी को अपना पहला पसंद मानते हैं पढ़ाई करने के लिए। मगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो इस यूनिवर्सिटी पे सवाल पैदा करती है और यूनिवर्सिटी को इसके बारे में उत्तर अवश्य देना चाहिए। जैसे कि जब मैं वहाँ पे था 3 साल मैंने वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की रिस्ट में, जो कि यूएसटीएम के कैंपस में ही है। तो मुझे एक चीज़ बड़े अजीब लगी, उस यूनिवर्सिटी में बात बात पर सर सैयद अहमद खान
के नाम पर कई सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, कई सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। आपको बता दूं कि सर सैयद अहमद खान जो हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं और उन्हें आज के भारत में एजुकेशन के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई सारे एजुकेशनल रिफॉर्म लाए थे जिसकी वजह से उन्हें जाना जाता है और मुसलमान समाज में शिक्षा का महत्व सर सैयद अहमद खान ने समझाया। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि सर सैयद अहमद खान वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी दिया था। हमें आपको ये बताया जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के फाउंडर हैं, उन्होंने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी दिया था, मगर ये सही नहीं है। दरअसल टू नेशन थ्योरी सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने दिया था और उन्होंने भारत के बंटवारे की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि मुसलमान और हिंदू समाज जो है वो दो अलग राष्ट्र अपने आप में है और इसीलिए मुसलमान और हिंदुओं को अलग अलग देश मिलना चाहिए। यानी कि सर सैयद अहमद खान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बंटवारे का बीज सबसे पहले रखा था, जिसका बाद में परिणाम ये हुआ कि हमारा जो अखंड भारत है वो खंडित हो गया और भारत से अलग होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। तो सर सैयद अहमद खान का जो विचार था हिंदुओं को लेकर, अखंड भारत को लेकर, वो काफ़ी आपत्तिजनक वाला था। सर सैयद अहमद खान वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये भी कहा था कि 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जो पहला बगावत हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये एक प्रकार से हरामजादगी है और इसके लिए हिंदू जिम्मेदार हैं। और सर सैयद अहमद खान ने इस दौरान अपने कई भाषण में, कई राइटिंग में ये भी कहा था कि जो भारत के मुसलमान हैं ये उनका कर्तव्य है कि वो अंग्रेज़ों का साथ दें, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ अगर भारत से चले गए तो जो सत्ता है, जो पावर है, वो हिंदुओं के हाथ में आ जाएगी और हिंदू समाज जो है वो मुसलमानों को दबा देगी। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों से कहा था कि उनका कर्तव्य है कि वो अंग्रेज़ों का साथ दें और उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ जो हैं वो किताब को मानने वाले लोग हैं, वो प्रॉफिट को मानने वाले लोग हैं और इसीलिए इस देश के मुसलमानों को अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए बिना सोच विचार के। सर सैयद अहमद खान ने अपने कई सारे भाषण और राइटिंग्स में यहाँ तक कि ये भी कहा था कि अगर इस देश का हिंदू समाज ये समझता है कि भारत के मुसलमान दुर्बल हैं तो वो गलत फहमी में है। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने कहा था अगर इस देश के हिंदुओं ने चालाकी करने का प्रयास किया तो अफ़गानिस्तान के पहाड़ों से जो पठान भाई हैं, जो मुसलमान भाई हैं, वो कश्मीर से सरहद पार करके भारत में दाखिला ले लेंगे और कश्मीर से लेकर बंगाल तक खून की नदियाँ बहेगी। यानी कि ब्लड बाथ के बारे में सर सैयद अहमद खान ने कहा था और एक प्रकार से वो हिंदुओं को लगातार धमकी दे रहे थे कि हिंदू ज़्यादा चालाकी ना करें वरना इस देश के मुसलमान देश में नरसंहार करेंगे और वो खून की नदियाँ बहा देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान जैसा जो व्यक्ति है उनका किस प्रकार का विचार था, वो किस प्रकार से देश का बंटवारा करने के पक्ष में थे, वो किस प्रकार से मुसलमानों से कह रहे थे कि वो अंग्रेज़ों का साथ दें, वो किस प्रकार से हिंदुओं को बात बात पर धमकी दे रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति को अगर यूएसटीएम के अंदर प्रतिष्ठा दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को अगर किसी यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट किया जाएगा, उसे ग्लोरीफाई किया जाएगा, तो सवाल तो यूनिवर्सिटी पर उठेंगे और यूनिवर्सिटी को इसका उत्तर अवश्य देना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया था कि उस यूनिवर्सिटी में कई प्रकार के और भी चीज़ें होती थी, जैसे कि उस यूनिवर्सिटी में 1 घंटे का ब्रेक मिलता था आम दिनों में, मगर शुक्रवार के दिन जो लंच ब्रेक है वो 2 घंटे का था। उसका रीज़न ये था कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज़ होती थी और जुम्मे की नमाज़ के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था और हर कोई छात्र, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उन्हें 2 घंटे तक वेट करना पड़ता था कि जब एक विशेष समुदाय के छात्र नमाज पढ़कर वापस कॉलेज में आएंगे उसके बाद ही जो पढ़ाई लिखाई है वो यूनिवर्सिटी में चालू होगी। तो सवाल पैदा होता है कि जब कोई यूनिवर्सिटी अपने आप को धार्मिक संस्थान नहीं कहता है, जब कोई यूनिवर्सिटी ये दावा करता है कि हम मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर वहाँ एक विशेष समुदाय के लिए ऐसा विशेष प्रावधान क्यों बनाया गया? अगर मुसलमानों को अगर आप 2 घंटे का ब्रेक देते हो जस्ट बिकॉज वो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए बस की व्यवस्था करते हो कि बस उन्हें नमाज़ पढ़वाने के लिए मस्जिद लेकर जाएगा या कोई प्रेयर एरिया में लेके जाएगा, तो ज़रा कल्पना करिए अगर यूएसटीएम के भीतर के जो हिंदू हैं उन्होंने वो कहना शुरू कर दिया होता, हिंदू छात्र और टीचर्स ने, कि हमें मंगलवार के दिन हम हनुमान जी को मानते हैं इसीलिए हमें भी 3 घंटे का ब्रेक चाहिए, तो क्या ये मान्य होता? अब कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि उस यूनिवर्सिटी में सरस्वती पूजा भी होता है, मगर हमें समझना पड़ेगा कि सरस्वती पूजा जो है वो वर्ष में 1 बार होता है, मगर हर हफ्ते नमाज के लिए एक विशेष समुदाय को विशेष छूट देना ये कहाँ तक सही है? यूनिवर्सिटी को इसके बारे में भी उत्तर मुझे लगता है कहीं ना कहीं देना चाहिए। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में हर साल NEGC होता है। NEC यानी कि नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कांग्रेस, जो एक प्रकार का एक फोरम होता है जहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, डिबेट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। उस NEGC में मणिशंकर अय्यर जैसे व्यक्ति को इन्वाइट किया गया था। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि PM मोदी चाय वाले हैं,
वो चाय बेच सकते हैं और वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। और ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो उसके क्या सबूत हैं, उन्हें सबूत देना चाहिए। तो जो व्यक्ति देश के सेना पर सवाल खड़े करे, जो व्यक्ति हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में चाय वाला बोले, उनके परिवार के बारे में आपत्तिजनक बातें करे, उस व्यक्ति को अगर आप मंच दोगे, प्लेटफॉर्म दोगे, तो सवाल तो आप पर भी उठेगा कि आपका एजेंडा क्या है। अगर आपका एजेंडा वाकई में प्रोग्रेसिव एजेंडा है तो आप ऐसे व्यक्ति को अपना आइकन क्यों मानते हो, ऐसे व्यक्ति को आप मंच क्यों देते हो। जिग्नेश मेवानी जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं इस समय गुजरात से, उन्हें भी बुलाया गया था यूथ पार्लियामेंट में और उनको भाषण दिलवाया गया था। जिग्नेश मेवानी वही व्यक्ति है जिन पर सेडिशन के चार्जेस थे, जिन पर भड़काऊ बयान देने का आरोप था, जिन पर गुजरात में शांति को भंग करने का आरोप था। उस व्यक्ति को भी मंच दिया गया उस यूनिवर्सिटी में। तो आप समझ सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान को अपना आइकन मानना, जिन्होंने देश का बंटवारा के पक्ष में बातें कही थी, जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। इसके अलावा आप जिग्नेश मेवानी को बुलाते हो, आप कन्हैया कुमार को अपने कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करते हो, आप इस प्रकार से मणिशंकर अय्यर जैसे व्यक्ति को अपने यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए मंच देते हो, आप एक विशेष समुदाय के लिए नमाज के लिए बस का प्रावधान करवाते हो, 2 घंटे का स्पेशल ब्रेक देते हो, तो सवाल तो आप पर उठेंगे कि यूनिवर्सिटी का झुकाव जो है वो एक विशेष तरह के विचारधारा के तरफ क्यों है। अगर ये यूनिवर्सिटी वाकई में अपने आप को मॉडर्न एजुकेशन का पक्षधर कहती है तो उसे बिना किसी भेदभाव के सिर्फ शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, उसे ना कि विशेष समुदाय या विशेष विचारधारा के प्रति ध्यान देना चाहिए। तो इन सब का उत्तर मुझे लगता है यूएसटीएम और उनके जो मालिक हैं महबूबुल हक साहब, उन्हें देना चाहिए। बाकी मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं, मैं जब यूएसटीएम में था, रिस्ट में था, तो मेरे साथ ना कोई भेदभाव हुआ, ना मुझे आज तक डिस्क्रिमिनेशन वहाँ झेलना पड़ा। मगर कुछ चीज़ों को लेकर मेरी डिसएग्रीमेंट है जो मैंने इस वीडियो में पेश किया है और मुझे लगता है यूनिवर्सिटी को भी इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। जय हिंद दोस्तों।